नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। यूपी में 10 फरवरी से होगा मतदान। पंजाब में 1 चरण में होंगे चुनाव, 14 फरवरी को मतदान। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव, 14 फरवरी को वोटिंग। आईआईएम के शिक्षकों छात्रों का मोदी जी को पत्र, कहा आपकी चुप्पी नफरत को बढ़ावा दे रही है। और भारत में कोरोना बेलगाम, 1 से 15 फरवरी के बीच आ सकती है तीसरी लहर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और चुनावी बिगुल आज चुनाव आयोग ने बजा दिया है और 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब 5 राज्यों में 7 फेजेस में वोटिंग होगी और ये जो मतदान है ये 10 फरवरी से शुरू होगा और मतगणना का काम यानी कि काउंटिंग का काम मार्च 10 को, यानी कि फरवरी 10 से शुरुआत और मार्च 10 को काउंटिंग। अब यूपी में चुनाव 7 फेजेस में होगा। फरवरी 10, 14, 20, 23, 27 मार्च और 7 मार्च को। उधर पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की बात करें तो 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में मतदान होगा। और मणिपुर की अगर हम बात करें तो 2 फेजेस में वहां चुनाव होंगे, 27 फरवरी और मार्च 3। और कुल मिलाकर 690 विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर ये वोटिंग होगी। और आपको ये बता दें कि जितनी भी फिजिकल रैलीज हैं, यानी कि फिजिकली जितनी भी रैलीज हैं उन पर प्रतिबंध लगा है 15 जनवरी तक, क्योंकि कोरोना को देखते हुए और जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि जितनी भी फिजिकल रैलीज हैं उन्हें बैन किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फिजिकल रैलीज को बैन किया गया है तो विपक्षी दलों को क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास पैसा होता है, ताकत होती है, एड्स दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में विपक्षी दल क्या करेंगे? क्या विपक्षी दल के लिए बजट बढ़ाया जाएगा ताकि वो वर्चुअल रैलीज कर पाए? उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर विपक्षी दल कहां से जुटाएंगे? तो ये सारे बड़े सवाल इस समय चुनाव आयोग के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सख्ती बरती जाएगी उन कैंडिडेट्स के खिलाफ जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे, उनकी रैली को रद्द कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है और उसमें कोविड के नियमों का उल्लंघन होता है तो क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को कैंसिल करेगा? अगर गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और उसमें अगर कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन होता है तो क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेगा? और उसी तरीके से जितने भी जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में चुनाव पे जाएंगे और अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है तो क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेगा? सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। और जो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो चुनाव का जो बिगुल बजा है ये एक तरीके का जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन हमारे देश में किस तरीके से अभी भी बना हुआ है, ये उसका एक प्रतीक है। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं तो एक ऐसे संस्थान की भी हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। और ये देखना होगा कि कितनी रीढ़ के साथ चुनाव आयोग ऐसे नेताओं के खिलाफ खड़ा होता है जो कि सत्तारूढ़ पक्ष के होंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करेंगे या फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करेंगे। सबकी निगाहें इस पे टिकी होंगी और इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ, दूसरी खबर की ओर चलते हैं। वो खबर भी हमारी चुनाव आयोग ने जो डेट्स का ऐलान किया है उसी से जुड़ी हुई है। और अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में सिंगल फेज में चुनाव होगा, यानी कि 14 फरवरी को। और अगर आप 2017 का पंजाब का चुनाव देखें तो 2017 में भी सिंगल फेज में चुनाव हुआ था। लेकिन 5 सालों में जो पंजाब की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और काफी उधेड़-बुन उसमें चल रहा है कि पिछले 5 सालों में जो बदलाव आया है उस बदलाव से अब किस पार्टी को फायदा होगा। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस
ने अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया, वो है अमरिंदर सिंह, जो कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली है, बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया है। उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनके सबसे पुराने भरोसेमंद सहयोगी दल यानी कि शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और उन्होंने जाकर बीएसपी के साथ हाथ मिलाया है। तो जो चुनावी समीकरण इस समय पंजाब में बन रहा है वो बहुत ही अलग है पिछले सालों के मुकाबले। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जो दलित वोट है उसके कंसोलिडेशन की बात भी की जा रही है कि किस तरीके से दलित वोट कंसोलिडेट होगा। उधर एक तीसरा जो प्लेयर है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगर जो हाल में जो सर्वेज हुए थे वो ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन सकती है। तो आम आदमी पार्टी कितना डोमिनेंट फैक्टर बनकर निकलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पंजाब के लोगों ने शिरोमणि अकाली दल के 10 साल के रूल को भी देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, अभी भी चन्नी बनाम जो नवजोत सिद्धू की जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है और पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन उल जलूल बयान जो सिद्धू देते रहते हैं उससे कांग्रेस कितने चीजों को काबू में कर ला पाएगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पिछले 3 महीने और 3-3.5 महीने के कार्यकाल में काफी कुछ चीजें लोगों को करके दिखाई हैं, लेकिन अभी जो हाल में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला है वो केवल पंजाब में, उनको फिरोजपुर में जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, तो ये पंजाब में चन्नी सरकार की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसके ऊपर तो उंगलियां उठ ही रही हैं, लेकिन साथ में बीजेपी इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में गए और कितना बड़ा खतरा टला, नहीं तो हो सकता है कि उनकी जान पर बन आती। अब इस चीज को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, चन्नी की सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है कि देखिए आपकी सरकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है। लेकिन ये फैक्टर्स क्या पंजाब के लोगों को कितना अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्योंकि आज भी पंजाब के अंदर जो किसानों का आंदोलन है वो बहुत प्रबल है, रोटी रोजगार के जो मुद्दे हैं वो प्रबल हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया कि जो कोविड के समय में जिस तरीके से लोगों के रोजगार गए हैं, तो बहुत ज्यादा एक बहुत ही भरोसेमंद विकल्प बनकर बीजेपी सामने नहीं आ रही है पंजाब में। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब इस बार पंजाब की जनता किस तरीके से वोट डालती है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पंजाबियों के बीच में नफरत और फूट डालने की कोशिश की जा रही है ये जो सुरक्षा में चूक के मामले के बाद, तो उससे पंजाबी वोट बैंक काफी अलग थलग सा पड़ गया है और उसके मन में बीजेपी के प्रति नफरत भी भर रही है। लेकिन अब वोटिंग दूर नहीं है, 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी पंजाब में सिंगल फेज में। तो देखना यह होगा कि जो पंजाबी वोटर है वो किस पार्टी को वोट देता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड और गोवा की। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में 40 सीटें हैं। यहां भी चुनाव बहुत रोचक है। उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने बदला। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद फिर बदले और अब इस समय जो यंग फेस है बीजेपी का पुष्कर सिंह धामी, वो इस समय है, वो क्या कुछ बीजेपी के लिए बदल सकते हैं। बहरहाल उत्तराखंड में कड़ा मुकाबला है इन 70 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस के पास है हरीश रावत जो कि एक वॉर हॉर्स माने जाते हैं। उत्तराखंड के काफी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं। अगर उनकी अगर तुलना हम पुष्कर सिंह धामी से करें तो हरीश रावत कई मीलों आगे उनसे नजर आते हैं। तो एक कड़ा मुकाबला है। लेकिन उत्तराखंड में जो जमीनी मुद्दे हैं, रोटी रोजगार, जैसा मैंने कहा, कोविड को लेकर कोविड के कुप्रबंधन का मामला भी वहां पर सामने आया है। यूपी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उत्तराखंड में प्ले आउट करेंगे। तो देखना यह होगा कि किस तरीके से उत्तराखंड की जनता वोट डालती है। उसी तरह गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में इस समय बीजेपी की सरकार है और वहां पर आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार अपना एक प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि गोंस का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को अभी भी वो बाहर की पार्टी ही मानते हैं। हालांकि अपने को राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है, तो गोवा में भी उसने ये प्रयोग किया है। तो लेकिन देखना ये होगा कि वहां पर जो असली मुकाबला है वो कांग्रेस और
बीजेपी के बीच में है। और लेकिन जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे जैसे कि लुजिनो फिलेरियो, तो उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। तो अब ऐसे में वहां पर एक लीडरलेस कांग्रेस बीजेपी का सामना कैसे कर पाएगी, ये देखने वाली बातें हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एक ओपन लेटर लिखा है आईआईएम के स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने, उसके बारे में। लगभग 180 छात्र हैं जिसमें कि स्टाफ, फैकल्टी, ये आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम अहमदाबाद के छात्र और फैकल्टी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें, और चुप्पी आप अपनी उन मुद्दों पर तोड़े जिससे कि समाज में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। हालांकि उस चिट्ठी में धर्म संसद के बारे में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन ये चिट्ठी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी हाल में जिस तरीके से धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है, ये चिट्ठी ठीक उसी इवेंट के बाद आई है। तो इन छात्रों ने, इन फैकल्टी मेंबर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश किया है कि आप अपनी चुप्पी तोड़े, कुछ कार्रवाई करें ऐसी ताकतों के खिलाफ जो इस तरीके का नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सख्त रवैया अपनाना होगा जिससे कि हमारा देश ना बटे। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में या तो आप इनोवेशन को बढ़ावा दें, या तो ग्रोथ को बढ़ावा दें, और या तो फिर एक जो विभाजित समाज है वो पनपेगा अगर ये चीजें नहीं होंगी। तो ये एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यति नरसिंहानंद और साध्वी अन्नपूर्णा के खिलाफ भी चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रायपुर में गोडसे के खिलाफ, संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ जब अपशब्द बोले तो भी नहीं किया गया, तब तो भी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। उल्टा बीजेपी ने, जो गांधी जी के हत्यारे हैं गोडसे, उनका महिमा मंडन किया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलेंगे तो उनके हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि है, जो एक महाबली की छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहीं वो चिकनाचूर ना हो जाए। और अगर वो चिकनाचूर होगी तो आरएसएस नाराज होगा। आरएसएस नाराज होगा तो फिर क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है कि जब नफरत भरा एक समाज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने पनप रहा है और देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है, आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं कोरोना की। कोरोना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेलगाम हो गया है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो नए मामले जो कोरोना के हैं वो 1,41,986 नए केसेस हैं, और ये 21% ज्यादा है जो हमने एक आंकड़ा कल देखा था। अब हम एक आर फैक्टर की बात करते हैं। आर फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे ये पता चलता है कि कितनी तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। तो आईआईटी मद्रास का जो एक मॉडल सामने आया है उसमें ये उन्होंने कहा है कि कोई भी महामारी का अंत होता है अगर आर फैक्टर आपका 1 के नीचे होता है, यानी कि 1 के अगर नीचे होगा वो आर फैक्टर, तो महामारी का अंत है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति में जो सारे कैलकुलेशंस आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने किया है तो उन्होंने बताया है कि ये आर फैक्टर 4 है, यानी कि 4 पर टिका हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में पीक करेगी, यानी कि जो मैक्सिमम केसेस हैं कोरोना के वो इसी समय में आएंगे। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इतना माइल्ड है। उधर डब्ल्यूएचओ के कुछ लोग कहते हैं कि माइल्ड है लेकिन खतरनाक नहीं होगा। ये सोचना मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन कुछ जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अगर पिछली लहर, जो दूसरी लहर भारत ने जो डरावनी सी देखी थी जिसमें इतनी सारे लोगों की मौतें हुई थी, उसके कंपैरिजन में ये तीसरी लहर अगर आएगी तो एक चीज के लिए हमें जो आश्वासन है थोड़ा, और हमें थोड़ा सा जो सांत्वना भी देता है कि लगभग 50% लोगों को कोरोना का टीका लग गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन करें और जिस तरीके से रैलीज वगैरह पे और अगर इन सोशल इवेंट्स पे अगर बैन लगेगा तो हो सकता है कि ये जो तीसरी लहर होगी ये इतनी बेकाबू नहीं होगी। लेकिन सारी चीजें आकर टिक जाती है एक ही जगह पे कि आप कितने सतर्क और कितने सावधान रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तीसरी लहर की जो घोषणा है, अब देखना ये होगा कि ये तीसरी लहर जब पीक करती है तो कितना खतरा भारत के ऊपर आता है। पूरे विश्व में ही आप देखें अगर तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं
उधर अमेरिका भी अपने नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एक दिन में 10 लाख मामले विश्व के किसी भी देश में अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना का अंत हो गया है, चिंता की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए, ताकि ये जो आर वैल्यू हम जिसकी बात कर रहे हैं कि 1 के नीचे होना चाहिए, वो कब 1 के नीचे जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।